अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते, अगर आप फिलिस्तीन के समर्थक हैं, गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ हैं और ये सारी पसंद नापसंद खुलकर सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भावनाओं का यथासंभव आदान प्रदान होते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब कुछ लिखने के बाद अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, वहाँ पढ़ाई करने के ख्वाब पालते हैं, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यही पोस्ट आपके ख्वाब को पूरा होने से रोक सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रंप सरकार ने विदेशी छात्रों से जुड़ा एक नया फैसला लिया है। क्या फैसला है और भारतीय छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज के शो में यही आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की, जहां वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, जिंदगी बदल गई है, दशकों से बना बनाया पजल उलट पुलट हो गया है। मिडिल ईस्ट की तस्वीर अब नए सिरे से बन रही है। हम सीरिया की बात कर रहे हैं। खबर है कि इजराइल और सीरिया में सीधी बातचीत हो रही है। दशकों से इजराइल और सीरिया का 36 का आंकड़ा था, लेकिन अब हमने नए दौर में एंट्री ले ली है। इसकी खबर 14 मई को ही लग गई थी। आज के शो में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, Sensodyne K and Candid. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. दिसंबर 2024 तक सीरिया असद की थी, बशर अल असद। 54 बरस तक असद परिवार ने सीरिया पर राज किया। 24 बरस बशर अल असद और 30 बरस उनके पिता हाफिज अल असद। फिर 27 नवंबर 2024 की तारीख आई। सीरिया के इदलिब शहर पर हयात तहरीर अल शाम HTS नाम के विद्रोही गुट ने हमला किया और कब्जा जमा लिया। 29 नवंबर को HTS ने अलेप्पो शहर हथिया लिया। 5 दिसंबर को हमास शहर उनके हाथ लग गया और 7-8 दिसंबर की रात राजधानी दमिश्क भी उनके कब्जे में थी। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। 8 दिसंबर की सुबह तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया में नहीं थे। अपने प्राइवेट प्लेन से सीरिया छोड़कर भाग गए, रूस में पनाह ली। असद की सत्ता जाने में महज 11 दिन लगे। HTS के बागी सत्ता में काबिज हुए। ये लोग कभी अलकायदा से जुड़े थे। नए राष्ट्रपति बना HTS का लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसने अपना नाम बदलकर अहमद अल शरा रख लिया था। अब वो राष्ट्रपति अहमद अल शरा थे। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इधर सीरिया में हस्तांतरण हो ही रहा था कि इजराइल ने हमला बोल दिया। एक हफ्ते के अंदर 450 से ज्यादा हवाई हमले किए। पूरे सीरियाई नेवी को साफ कर दिया। एयर डिफेंस, ड्रोन बेस, हथियारों के कारखाने, सब कुछ तहस नहस कर दिया। इजराइल का कहना था कि वो सीरियाई सेना के हथियारों का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता। इजराइल की लगभग 80 किलोमीटर की सीमा सीरिया से लगती है। इजराइल को डर था कि नई सरकार कट्टरपंथी इस्लामी रुख ले सकती है, इजराइल को निशाना बना सकती है, पड़ोसी स्थायी सिरदर्द बन सकता है। ये ख्याल बना रहा। महीने बीतते गए। इजराइल समय समय पर छिटपुट बमबारी करता रहा। 2 मई को इजराइल ने दमिश्क के राष्ट्रपति भवन के पास मिसाइल दाग दी। कहा कि ये शरा सरकार को चेतावनी थी, द्रूज समुदाय पर हमला बंद करो। सीरिया के दक्षिण पश्चिम में द्रूज समुदाय के लोग रहते हैं। वे सरकार के समर्थन में खड़े गुटों से भिड़ गए थे। द्रूज समुदाय से इजराइल की धार्मिक और राजनीतिक नजदीकी है। इजराइल ने उनकी रक्षा का हवाला देकर हमला किया। मई तक इजराइल ने करीबन 700 हवाई हमले कर दिए थे, लेकिन इसी बीच आया एक टर्निंग पॉइंट और सब कुछ बदल गया। सारे समीकरण उलट गए। मई में ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट दौरे पर पहुंचे। सऊदी अरब में उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS से मुलाकात की। MBS की सिफारिश पर ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी सैंक्शंस हटा दिए। ये सैंक्शंस सीरिया में सिविल वॉर के दौर से लगाए गए थे। 14 मई को ट्रंप ने सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की। यही अल शरा कभी अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। उन पर $10 मिलियन का इनाम था। 25 साल बाद अमेरिका और सीरिया के राष्ट्रपतियों की मुलाकात हो रही थी। पिछली बार ऐसा साल 2000 में हुआ था। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति
बिल क्लिंटन की मुलाकात सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज अल असद से हुई थी। इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका सीरियाई नेता से हाथ मिला रहा था, जिसे इजराइल संदेह की नजर से देखता रहा है। अलकायदा से जुड़ा हुआ मानता है। अचानक अमेरिकी नीति बदल गई थी और अब इजराइल को समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या हो। अंदर खाने क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन ट्रंप और शरा की मुलाकात के बाद इजराइल ने सीरिया पर हमले बंद कर दिए। 4 महीनों से जारी एयर स्ट्राइक्स थम गईं। इसके बाद क्या हुआ बताते हैं। रॉयटर्स ने 26 मई को एक रिपोर्ट छापी। सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इजराइल और सीरिया के अधिकारी अब सुरक्षा मुद्दों पर प्रत्यक्ष वार्ता में हैं, सीधी बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले मई महीने में ही अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट बातचीत की भी खबरें आई थीं, लेकिन ये सीधी बातचीत कितनी अहम डेवलपमेंट है, ये समझने के लिए पूरी कहानी जानिए। एक दौर था जब सीरिया, ईरान और रूस को पूरे पश्चिम एशिया में अपने पांव पसारने की सहूलत देता था। इस गठजोड़ की नींव साल 2011 में रखी गई। मार्च 2011 में दमिश्क और अलेप्पो में असद के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। सरकार ने विरोध रोकने की कोशिश की, हथियारों का इस्तेमाल किया। बात आगे बढ़ी तो विद्रोह और तेज हुआ। अलग अलग इलाकों में विद्रोही गुटों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहीं से रूस और ईरान की दखल अंदाजी शुरू हुई। ईरान ने 1980 के ईरान इराक युद्ध के दौरान ही सीरिया से दोस्ती गांठ ली थी। दोनों ही पश्चिम के खिलाफ थे। ईरान ने सीरिया के सिविल वॉर में असद की मदद की, हथियार दिए, पैसे दिए। सीरिया के रास्ते लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी गुट हिजबुल्लाह को हथियार भी मिलते थे। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, इराक और अफगानिस्तान से आए शिया मिलिशिया, सबने मिलकर असद सरकार की मदद की। इसी खेल में रूस भी शामिल हुआ। रूस का झुकाव असद की ओर पहले से था। पहले से ही सीरिया के तारतूस में उसका हवाई अड्डा था। लेकिन असली खेल 2015 में शुरू हुआ। जब विपक्षी गुटों के हमले तेज हुए तब असद ने रूस से मदद मांगी। रूस ने सीरिया में हुमैमिम एयरबेस बनाया, तारतूस में अपने पुराने अड्डे को मजबूत किया, विद्रोही गुटों पर हवाई हमले किए। रूसी दखलंदाजी निर्णायक थी। असद को एक तरह से नया जीवनदान मिला। असद सत्ता में बने रहे। दमिश्क की गद्दी को बनाए रखने के लिए जो गठजोड़ बना वो रूस और ईरान को एक साझा मंच पर ले आया। दोनों को अमेरिकी प्रभुत्व से नफरत थी। दोनों वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था की तलाश में थे। सीरिया में ईरान को खुलकर काम करने की इजाजत दी गई। उसके सलाहकार जनरल मिलिशिया हर जगह मौजूद थे। ईरान की खुद की जमीनी सीमा इजराइल से नहीं लगती, जबकि सीरिया की लगती थी। इसलिए युद्ध जैसी स्थिति में उसे स्ट्रेटेजिक फायदा भी मिल सकता था। दूसरी ओर रूस ने अपने सैन्य अड्डों को पुख्ता किया। तारतूस का एयरबेस उसके लिए भूमध्य सागर में पहुंचने का रास्ता बना। वहीं हुमैमिन एयरबेस से अफ्रीका तक उसकी पहुंच बनी। रूस की निजी सैन्य कंपनियां भी सीरिया में सक्रिय हो गईं। फिर 2020 के बाद हालात बदले। रूस और ईरान की ये पकड़ ढीली पड़ने लगी। रूस के लिए यूक्रेन की जंग एक बड़ा झटका साबित हुई। सैन्य संसाधन यूक्रेन में फंस गया। ईरान को भी एक साथ कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ अमेरिकी और इजरायली हमलों में उसके कई कमांडर मारे गए। इजराइल ने मौजूदा समय में उसके प्रॉक्सी गुटों को खासा कमजोर कर दिया और इसी बीच दिसंबर 2024 आया। बशर अल असद की सरकार अचानक गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने नई सरकार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यानी साफ है कि अब सीरिया पहले की तरह ईरान और रूस के कंट्रोल में नहीं है। पहले की तरह उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाकी आगे की खबरें हमने आपको बताई ही। सीरिया की नई सरकार ने ट्रंप से हाथ मिला लिया है, इजराइल से बातचीत शुरू कर दी है। रॉयटर्स को सूत्रों ने बताया कि कई राउंड की सीधी बातचीत हो चुकी है। हमने इसकी अहमियत को बेहतर समझने के लिए जानकारों से बात की। उनसे पूछा ये बातचीत कितनी खास है, इसे इजराइल को क्या फायदा होगा और एक प्रो वेस्ट पश्चिम समर्थित सीरिया मिडिल ईस्ट को कितना बदल देगा। कोशिश ये की जा रही है कि सीरिया में एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट हो, जो अमेरिका के और वेस्ट के जो भी उनके अपने नए आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड एजेंडा, बट जो भी नैरेटिव्स हैं या जो भी उनकी पॉलिसीज हैं उसको रीइंफोर्स करे इन मिडिल ईस्ट। तो एक अमेरिका के लिए काफी एनकरेजिंग साइन है कि दोनों देश आपस में बात कर रहे हैं। बिजनेस वाइज ऑल्सो हमने बात कही थी कि इट मेक्स स्ट्रेटेजिक सेंस फॉर अमेरिका। वहाँ के जो ऑयल फील्ड्स हैं और वहाँ के जो बिजनेस है, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए अमेरिकन बिजनेसेस या इवन सऊदी बिजनेसेस जो ऑपरेट करना चाहते हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स अ विन ओवरऑल फॉर अमेरिका कि इजराइल
और सीरिया आपस में बात कर रहे हैं। इट ऑल्सो टेल्स यू चेंजिंग लैंडस्केप जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर में हमें देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल पॉलिटिक्स विथ अ न्यू आई। तो दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है काफ़ी एनकरेजिंग लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कि उनके टूर के बाद इतनी बड़ी एक खबर सामने आई है कि सीरिया और इजराइल जो है आपस में बात कर रहे हैं। सीरिया की बात यहीं तक, अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने विदेशी छात्रों के लिए नए वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 26 मई को एक आदेश जारी किया। दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को कहा गया कि वे स्टूडेंट वीजा के लिए अब नए इंटरव्यू शेड्यूल ना करें, क्योंकि ट्रंप सरकार अमेरिका आने वाले सभी छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की स्क्रीनिंग शुरू करने जा रही है। हालांकि पहले से शेड्यूल किए गए इंटरव्यू लिए जाएंगे, लेकिन लिस्ट में नए अपॉइंटमेंट नहीं जोड़े जाएंगे। अमेरिका में पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों को आमतौर पर अपने देश के अमेरिकी दूतावास में वीजा इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। छात्र ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए समय लेना होता है। फिलहाल आगे की गाइडलाइंस जारी होने तक एफ, एम और जे कैटेगरी वीजा के लिए नए अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगा दी गई है। इन कैटेगरीज को समझ लेते हैं। F1 कैटेगरी वीजा अमेरिका में स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के लिए आने वाले लोगों के लिए है। M1 कैटेगरी वीजा नौकरी से जुड़ी ट्रेनिंग लेने आने वालों के लिए है। J1 कैटेगरी वीजा सीखने, सिखाने या ट्रेनिंग के लिए थोड़े समय के लिए आने वाले लोगों के लिए है। इन्हें एक्सचेंज विजिटर कहा जाता है। ट्रंप सरकार के इस आदेश का मकसद देश की यूनिवर्सिटीज में यहूदी विरोध और वामपंथी विचारों को रोकना है। पिछले हफ्ते ट्रंप सरकार ने इसी आधार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी थी। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर के उन हजारों छात्रों को झटका लगा जो अमेरिका में पढ़ने के ख्वाब संजो रहे हैं। उनके मन में उथल पुथल मची है। कई सवाल हैं, जैसे क्या सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से वीजा कैंसिल हो सकता है? जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है और हुआ भी है। इसी साल अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने कई विदेशी छात्रों के वीजा को रद्द कर दिया था। आरोप था कि वे स्टूडेंट्स कैंपस में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में शामिल थे। इनमें से कुछ ने सोशल मीडिया पर प्रो फिलिस्तीन पोस्ट भी शेयर किया था। हालांकि बाद में कोर्ट के दखल के बाद वीजा बहाल कर दिया गया था। दूसरा सवाल है कि आवेदन करने वाले छात्रों के पास आगे क्या ऑप्शन है। फिलहाल वेट एंड वॉच के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिन छात्रों को अपॉइंटमेंट मिल चुका है उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और जो अप्लाई करने की तैयारी में थे वो संबंधित यूनिवर्सिटीज के टच में रहें। सलाहकार यही कह रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस ज़रूर रखें, यानी अमेरिका से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को अपने बकेट लिस्ट में रखना बेहतर होगा। तीसरा सवाल है, जो कुछ हो रहा है इसका समाधान क्या है? देखिए, ये टसल अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ और ट्रंप प्रशासन के बीच की है। ट्रंप ने हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विदेशी छात्रों के डेटा की मांग की थी और इसके अलावा कुछ प्रतिबंध भी लगाए थे, पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बदले में ट्रंप ने फंडिंग रोक दी। एक के बाद एक वार पलटवार जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका की कई बड़ी यूनिवर्सिटियों की फंडिंग विदेशी छात्रों पर निर्भर है, क्योंकि उनसे वसूला जाने वाला ट्यूशन फीस स्थानीय छात्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ओपन डोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में अमेरिका में 11,26,000 विदेशी छात्रों ने एडमिशन लिया। इनमें सबसे ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट्स थे, कुल 3,31,000। यानी 11,26,000 विदेशी छात्रों में 29% सीटों पर केवल भारतीय थे। दूसरे नंबर पर था चीन। 2,77,000 चीन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला था। बांग्लादेश, कोलंबिया, घाना, इटली, नेपाल, पाकिस्तान और स्पेन से आने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा नोट किया गया है। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के मुताबिक 327 विदेशी छात्रों के अमेरिकी वीजा रद्द किए गए थे। इसमें भी लगभग 50% भारतीय स्टूडेंट्स थे। कैंसिलेशन की वजह इनफॉर्मल एरर्स बताया गया। कुल मिलाकर भारत समेत दुनिया के कई कोनों से स्टूडेंट्स का जत्था यूएस पहुंचता है। ऐसे में एकेडमिक्स में ट्रंप की दखल को कैसे देखा जाए और इसके पीछे उनकी क्या राजनीति है, इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। आई थिंक दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव, कि किसी भी तरह से हम निर्धारित कर लें कि हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जो अमेरिकन वैल्यूज में बिलीव करें, जो एंटीसेमिटिज्म को प्रमोट ना करें, जो अमेरिका की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनकी जो भी गाइडलाइंस है उसको समझे और उसके अनुसार यहाँ पे रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक नया इट्स न्यू एडिशन
अगर कोई भी अमेरिकन वीजा के लिए जाता है तो जग जाहिर सी बात है कि दे मेक यू फिल आउट फॉर्म्स और बैकग्राउंड, तो उसमें रिसर्च मतलब बैकग्राउंड चेक करते ही हैं वहां पे, बट दिस इज एन एडिशनल स्टेप। इट ऑल्सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है लोगों को और स्टूडेंट्स को स्पेशली कि आप इस तरह की चीजों से दूरी बनाए रखें। इफ यू आर जस्ट कमिंग हियर टू स्टडी इन अमेरिका, दैट शुड बी योर प्राइमरी फोकस। तो आई थिंक दैट इज व्हाई सेक्रेटरी रूबियो हैज टेकन दिस स्टेप। सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ये बात 6-8 एक महीने से, एक साल से इनफैक्ट चल रही थी, बट हाँ एकदम से एक सस्पेंड कर देना नए अपॉइंटमेंट्स को, वो थोड़ा सा इसमें मुझे लगा दैट वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग, बट ओवरऑल पॉलिसी वाइज आई थिंक इट वाज प्रीटी डिटरमाइंड, दे वर प्रीटी डिटरमाइंड कि इस तरह की एक पॉलिसी जरूर आएगी। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी है। अमेरिका और रूस में इस जंग को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को एक बार फिर खरी खोटी सुनाई है। 28 मई को उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, ही इज प्लेइंग विद फायर, यानी पुतिन आग से खेल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 26 मई को लिखा था कि ही हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी, यानी कि पुतिन सनक गए हैं। बैक टू बैक कमेंट्स के बाद जवाब भी आया है। रूस के पूर्व पीएम और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि इसका बुरा परिणाम तृतीय विश्व युद्ध होगा। लेकिन ये जुबानी जंग क्यों चल रही है, इसकी वजह क्या है? दरअसल 20 मई को ट्रंप और पुतिन की सीज फायर को लेकर फोन पर बात हुई थी। इस फोन कॉल के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन में सीधी बातचीत होगी। पुतिन इस बाबत एक मेमोरेंडम पेश करेंगे, लेकिन इसके 4 दिन बाद ही रूस ने यूक्रेन पर 3 सालों का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। 13 लोगों की जान चली गई। ट्रंप के मध्यस्थ वाली इमेज को नुकसान पहुंचा तो उनका गुस्सा बढ़ गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ट्रंप आने वाले दिनों में रूस पर नए प्रतिबंध, सैंक्शंस लगाने पर विचार कर रहे हैं। दिन भर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। 2 अपडेट्स हैं, एक एक कर बताता हूं। पहली अपडेट ईरान से है। 3 भारतीय नागरिक ईरान में लापता हो गए हैं। 2 मई से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। ये जानकारी उनके परिवार ने ईरान में भारतीय दूतावास को दी है। दूतावास ने ईरान के अधिकारियों के सामने इस मामले को उठाया है और जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। तीनों लोग पंजाब के संगरूर, नवांशहर और होशियारपुर जिले के रहने वाले हैं। वे दिल्ली से फ्लाइट लेकर वर्क परमिट पर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, लेकिन कुछ एजेंट्स उन्हें झांसा देकर टेम्पररी तौर पर ईरान ले गए और फिर उन्हें किडनैप कर लिया गया। इन तीनों में से एक हुस्नप्रीत की मां ने आरोप लगाया है कि ट्रैवल एजेंट्स ने उनसे पैसे लेकर उनको डंकी रूट से ईरान भेज दिया। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनके बेटे समेत बाकी लड़कों के हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं और उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। दूसरी अपडेट इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि की है। मोहम्मद सिनवार हमास में गजा को लीड करता था। नेतन्याहू ने दावा किया है कि 13 मई को इजरायली हवाई हमले में सिनवार मारा गया। इजराइल ने 13 मई को दक्षिणी गजा के यूरोपियन हॉस्पिटल पर बमबारी की थी। दावा किया था कि उसके नीचे हमास का एक कमांड सेंटर था। माना जा रहा है कि सिनवार यहीं छिपा हुआ था। मोहम्मद सिनवार याया सिनवार का भाई था। याया सिनवार को अक्टूबर 2024 में इजराइल ने मार गिराया था। तब याया गजा में हमास को लीड करता था। उसकी मौत के बाद मोहम्मद सिनवार ने यह जिम्मेदारी उठाई थी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।